नमस्कार, जनपक्ष में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, कवियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने विनोद कुमार शुक्ल की बात की थी, जो अपनी तरह के अनूठे कवि हैं। आज मैं एक दूसरे वैसे ही बिल्कुल अलग से कवि की बात करना चाहता हूं, जिसका नाम है नरेश सक्सेना। नरेश सक्सेना लगभग विनोद कुमार शुक्ल के समवयस्क हैं, शायद 1-2 बरस छोटे, और दोनों बहुत पुराने मित्र हैं। ये बात मुझे नरेश जी ने बताई थी। इत्तेफाक से नरेश जी का सौहार्द, उनका स्नेह, उनका साहचर्य अलग अलग मौक़ों पे मुझे हासिल होता रहा है, और मैं उनकी कविताओं का पाठ उनके मुख से, जो बहुत अच्छा पाठ वो करते हैं, यानी जब मैं उनकी कविताएं लेके बैठा हूँ तो मैं याद कर रहा हूँ कि खुद अपनी कविताएं कितने करीने से पढ़ते हैं। और वो क्या करते हैं, असल में वो वैज्ञानिक रहे। वैज्ञानिक तो बहुत होते हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक दृष्टि उन्होंने अर्जित की, उसको कविता से इस तरह जोड़ा कि हमें जीवन को देखने का एक नया तरीका, या जीवन के कई छुपे हुए सत्यों को समझने का एक ढंग उनकी कविता में दिखाई पड़ता है, मिलता है। वो बहुत लंबे समय से लिखते रहे, उनका संग्रह बहुत देर से आया। मैं उस संग्रह से भी कुछ कविताएं, उनके बाद में दूसरे संग्रह भी आए। समुद्र पर हो रही है बारिश, समुद्र पर हो रही है बारिश, उनका जो संग्रह है वो देर से आया। बाद में सुनो चारुशीला के नाम से उनका एक और संग्रह आया। लेकिन उनकी कविताओं में जो मतलब एक वैज्ञानिक दृष्टि है, या जो बारीक दृष्टि है, जो तथ्यों को देखती है, उससे जो कविता बनती है, मैं वैसी एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। बांसुरी के इतिहास में, बांसुरी कविता का नाम है। बांसुरी के इतिहास में उन कीड़ों का कोई जिक्र नहीं जिन्होंने भूख मिटाने के लिए बांसों में छेद कर दिए थे, और जब जब हवा उन छेदों से गुजरती तो बांसों का रोना सुनाई पड़ता। कीड़ों को तो पता ही नहीं था कि वे संगीत के इतिहास में हस्तक्षेप कर रहे हैं, और एक ऐसे वाद्य का आविष्कार जिसमें बजाने वाले की सांसें बजती हैं। मैंने कभी लिखा था, बांसुरी में सांस नहीं बजती, बांस नहीं बजता, बजाने वाला बजता है। अब जब जब बजाता हूँ बांसुरी, तो राग चाहे जो भी हो, उनमें कीड़ों की भूख और बांसों का रोना भी सुनाई पड़ता है। देखिए, बांसुरी कितनी मामूली सी चीज़ है, लेकिन ये ध्यान की पहली बांसुरी कैसे बनी होगी। उसे मनुष्य के हाथों ने नहीं, कीड़ों ने बनाया होगा, और उससे जो हवा आती होगी, शायद वो बांसों का दर्द होगा जो उन हवाओं में गूंजता होगा। इस बात को पकड़ते हुए और उसमें बजाने वाले की सांस मिला देते हुए, उसका दर्द मिलाते हुए, एक कविता नरेश सक्सेना ही संभव करते हैं। उनकी एक दूसरी कविता है, वो भी बड़ी तार्किक, वो भी अपने ढंग से एक अनूठी सी कविता है। वो कविता पुल उसका नाम है शायद। पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। नदी पार नहीं होती नदी में धंसे बिना। आप कह सकते हैं कि भाई सबको मालूम है पुल पार करने से पुल पार होता है, हम साथ साथ नदी भी पार कर लेते हैं। लेकिन कवि कहता है, पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। नदी पार नहीं होती नदी में धंसे बिना। नदी में धंसे बिना पुल का अर्थ भी समझ में नहीं आता। नदी में धंसे बिना पुल पार करने से पुल पार नहीं होता, सिर्फ लोहा लक्कड़ पार होता है। कुछ भी नहीं होता पार नदी में धंसे बिना। न पुल पार होता है, न नदी पार होती है। नदी में धंसना ज़रूरी है, ये हमारा कवि कह रहा है। ये नदी क्या है? ये अनुभव की नदी है, ये संवेदना की नदी है, ये चीज़ों को देखने की नदी है। ये एक, और इस नदी में धंसे बिना, इससे जुड़े बिना, इसको आप वाकई वो पुल पार नहीं कर सकते जिसे आप समझते हैं कि आपने पार कर लिया। एक कविता और उनकी मैं सुनाना चाहता हूँ। बहते हुए पानी ने
पत्थरों पर निशान छोड़े हैं। अजीब बात है, पत्थरों ने पानी पर कोई निशान नहीं छोड़े। बहुत छोटी सी कविता, लेकिन बताती हुई पानी और पत्थर की प्रकृति की भिन्नता, कि पत्थर बहुत मजबूत लगता है लेकिन पानी पे निशान नहीं छोड़ सकता। पानी बहता हुआ निकल जाता है लेकिन पत्थर पे अपना निशान छोड़ जाता है। इधर बहुत सारे लोगों को लगता रहा है कि नरेश जी राजनीतिक टीका टिप्पणी करने से बचते रहे हैं, उनकी कुछ कविताओं को लेकर आरोप भी लगाए गए, लेकिन मुझे दिखता है कि उनके कविताओं में कितना गहरा राजनीतिक व्यंग्य, कितना गहरा सांप्रदायिकता के खिलाफ व्यंग्य है। मैं उस कविता की बात कर रहा हूँ। 6 दिसंबर के बाद की एक कविता मुझे याद है कि मैंने कुंवर नारायण की आपको सुनाई थी। 6 दिसंबर पर कैफी आज़मी की भी एक बहुत प्यारी सी कविता है। और अब मैं 6 दिसंबर पे यह तीसरी कविताएं और भी हैं, एक पूरी श्रृंखला मैं जानता हूँ कि दूसरे कवियों की भी रही है। तो ये कविता जो नरेश सक्सेना की है, 6 दिसंबर, इतिहास के बहुत सारे भ्रमों में से एक ये भी है कि महमूद गजनवी लौट गया था। लौटा नहीं था, वो यही था। सैकड़ों बरस बाद अचानक वह प्रकट हुआ अयोध्या में। सोमनाथ में उसने किया था अल्लाह का काम तमाम। इस बार उसका नारा था जय श्री राम। दोस्तों, एक दौर में इस कविता पे कुछ लोगों ने एतराज़ किया। महमूद गजनवी का जो प्रतीक हमारे लिए है, हमलावर का, एक दूसरी स्मृति के लिए दूसरी तरह का प्रतीक है। तो कविताओं में जब हम कोई रूपक चुनते हैं, जब कोई प्रतीक चुनते हैं, तो उसका एक संकट ये भी होता है कि अलग अलग लोग उसको अलग अलग ढंग से ग्रहण करते हैं। लेकिन नरेश सक्सेना ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि उनकी कविता, जिन्होंने 6 दिसंबर पे बाबरी मस्जिद गिराई थी, उनको आक्रमणकारी मानती है और उनको वो बताती कि यहीं छुपे हुए थे, वो हमला करने आए थे। ये उनकी छोटी छोटी कविताएं, और वो फिल्मों को जोड़कर वो झुर्री विहीन चांद पे बहुत सारी कविताएं हैं। एक कविता आंद्रेई तार्कोस्की को पढ़ते हुए मैं ये सुना देता हूँ, फिर मैं इसको समेटना चाहूँगा। तैरता हुआ चांद मछलियों के जाल में नहीं फंसता। जब सारा पानी जमकर हो जाता है बर्फ, वह चुपके से बाहर खिसक लेता है। जब झील सूख जाती है, तब उसकी तलहटी में वह फैलाता है अपनी चांदनी, ताकि रातों को भी दिखाई दे मछलियों का तड़पना। ये कविता है दोस्तों, और मुझे लगता है कि अब भी नरेश जी पे बहुत सारी बात हो सकती है। एक कविता जिसका वो बार बार पाठ करते हैं, कैसे वो कविता यहाँ बहुत छोटे रूप में दर्ज है संग्रह में, वो उनको जब पढ़ते हैं तो बहुत अलग बना देते हैं। शिशु लोरी के शब्द नहीं समझता, संगीत समझता है। अभी वह अर्थ समझता है, बाद में सीखेगा भाषा। हम सब भाषा सीख रहे हैं, हम सब भाषा के शिशु हैं। और नरेश सक्सेना को अब पढ़िए, ना उम्मीद नहीं होंगे। कई नई तरह की चीज़ें, कई नए तरह के तर्क, नए तरह का संवेदन तंत्र, आपको उसका अनुभव होगा। धन्यवाद।